हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, हमारा साइंस चल रहा है जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेल, और चैप्टर सेल का आज हमारा ये पार्ट 16 है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हम कितने पॉइंट्स में इसको हम स्टडी करेंगे, इसका मैंने यहाँ पर बना रखा है। कुल टोटल हमारे 7 पॉइंट्स है जिसके अकॉर्डिंग हम क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करेंगे। बच्चों को ये चीज़ में बहुत प्रॉब्लम आती है कि इसको लिखना कैसे है ना। क्रोमोसोम है तो हम पहले क्या लिखें फिर क्या लिखें, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से ही पढ़ना है। यानी कि सबसे पहले हम डिस्कवरी के बारे में बताएंगे कि क्रोमोसोम का डिस्कवरी किसने किया। उसके बाद हम क्रोमोसोम के साइज़ की बात करेंगे, नंबर्स की बात करेंगे, शेप की बात करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को ड्रॉ करके बताएंगे। देन हम लोग बताएंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम कितने टाइप्स का होता है, और ये चीज़ हम बताएंगे 3 बेसिस पर। ठीक है, हमारा फर्स्ट रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेन, यानी कि अगर हम जब कलर करते हैं है ना, उसको जब हम कलर देते हैं, स्ट्रेन देते हैं, उसके बेस पर क्रोमोसोम कितने टाइप्स का होता है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर के पोजीशन के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम कितने टाइप्स का होता है। सेंट्रोमियर क्या होता है बच्चों, ये हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे क्रोमोसोम का वहाँ पर देखेंगे। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन, लड़का है या लड़की है, मेल फीमेल, इस तरीके से क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो इसके बेस पर भी क्रोमोसोम कितने टाइप्स का होता है वो हम देखेंगे। और लास्ट हमारा रहेगा फंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम का काम क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो इन पॉइंट्स को आज हम टच करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा क्रोमोसोम का नंबर 1 डिस्कवर। क्रोमोसोम का डिस्कवर किसने किया, तो बच्चों क्रोमोसोम का डिस्कवर किया था स्ट्रॉसबर्गर ने। ठीक है, स्ट्रॉसबर्गर साइंटिस्ट, इन्होंने क्रोमोसोम को कब देखा था, सेल डिवीजन के टाइम पर इन्होंने देखा था। ठीक है, जब सेल डिवाइड होता है, क्योंकि जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा है उस समय जो सेल होता है, इस सेल के अंदर यदि हम क्रोमोसोम की बात करें तो सेल के अंदर क्या होता है, सेंटर में ये न्यूक्लियस है। ठीक है ना, और न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस है, और उसके बाद ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो सब हमको क्रोमोसोम कैसे दिखाई देते हैं, ये हमको क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में, यानी कि सारे एक उलझे हुए धागे की तरह से। ऐसा लगेगा कि पूरा न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा उलझा हुआ धागा, जैसे मैगी होता है ना, बिल्कुल मैगी की तरह से ऐसे आपस में उलझा हुआ इस तरीके का हमको दिखाई देता है। तो फिर जब हमको ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी है ना, एकदम उलझा हुआ धागा ऐसा दिखाई देगा थ्रेड की तरह से, तो हम इसके बारे में कैसे बता सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब सेल नॉर्मल कंडीशन में है उस टाइम क्रोमोसोम के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है, हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी नहीं कर सकते। लेकिन जब यही सेल डिवाइड होता है, ठीक है ना, सेल में डिवीज़न होता है, एक सेल से 2 सेल या फिर एक सेल से 4 सेल बनते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं उनमें एक सेल से 4 सेल, मियोसिस और माइटोसिस 2 तरीके का डिवीज़न होता है। तो आप समझ लीजिए माइटोसिस डिवीज़न हो रहा है तो एक सेल से 2 सेल का बनना, यानी कि सेल क्या कर रहा है, डिवीज़न कर रहा है, डिवीज़न। ठीक है, तो जब सेल डिवाइड होता है तो उसमें बहुत सारे फेजेस आते हैं। उसमें एक फेज़ होता है मेटाफेज़। उस मेटाफेज़ में हमको उस टाइम क्रोमोसोम, ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है ना, ये क्रोमोसोम का रूप ले लेता है। यही क्रोमेटिन थ्रेड क्या करेगा कि काफ़ी ये थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, और उस समय और सारे ये अलग अलग हो जाते हैं। इस समय जैसे सारे धागे ये एक में उलझे हुए हैं, पूरा ऐसे दिख रहा है, और उलझे हुए हैं, केवल ये जुड़े नहीं हैं, उलझे हुए हैं, सारे उलझे हुए हैं। और उस समय क्या होता है सेल डिवीज़न के टाइम कि ये एक अलग होकर के और काफ़ी थिक हो जाते हैं ये, और एकदम साफ स्पष्ट रूप से हम क्रोमोसोम को देख सकते हैं। ठीक है, इस वजह से सेल डिवीज़न के टाइम, और जब सेल डिवीज़न में भी जब हम सेल डिवीज़न पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें एक फेज़ आता है मेटाफेज़। ठीक है, तो सेल डिवीज़न का जो एक स्टेज आता है कि अच्छा डिवाइड हुआ, फिर डिवाइड हुआ, फिर डिवाइड हुआ, तो जो डिवाइड होते होते ये वाला जो एक फेज़ होता है ये मेटाफेज़ है। उस दौरान हमको ये क्रोमोसोम, हम तो ध्यान से देखते रहेंगे है ना कि ये सेल डिवीज़न का प्रोसेस चल रहा है। मेटाफेज़ को फिर हम उसको स्लो मोशन में करके और उसको जूम करके, इसको पॉज करके स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पर हमको क्रोमोसोम दिखाई देता है। तो वो जो क्रोमोसोम हमको दिखाई देता है ये किसने देखा था, स्ट्रॉसबर्गर ने देखा था ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, है ना, सेल डिवीज़न के टाइम पर। उसके बाद इसको नाम क्रोमोसोम, है ना, क्रोमोसोम का मतलब होता है कि जो कलर, मतलब अगर हम इसको स्ट्रेन करते हैं, कलर देते हैं तो ये कलर को एक्सेप्ट करता है, यानी कि ये कलरफुल हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेन देने का मतलब क्या है, जैसे आप एक पेपर लीजिए,
उस पेपर पे हमने एक साइड में वैक्स लगा दिया, ठीक है ना, और दूसरे पेपर की दूसरे साइड में हमने कुछ नहीं रखा, वो वैसे ही है। अब अगर आप कलर करेंगे तो जो वैक्स वाला है उस पोर्शन पे क्या आप कलर कर सकते हैं? नहीं, वहाँ कलर नहीं, वो कलर नहीं लेगा। लेकिन क्रोमोसोम ये जो है, जो हमारा पेपर दूसरा साइड का है जहाँ कुछ नहीं लगा हुआ है, नॉर्मल पेपर है, वो कलर लेता है, ठीक है ना। उसी तरीके से क्रोमोसोम भी कलर लेता है, ठीक है ना। यानी कि ये क्या है, ये कलर्ड बॉडी होता है, ये स्ट्रेन लेता है, तो इसलिए इसका नाम होता है क्रोमो। क्रोमो का मतलब होता है कलर, ठीक है ना। इसको नाम क्रोमोसोम नाम दिया किसने? वॉल्डेयर ने, ठीक है बच्चों। डिस्कवर किसने किया था? स्ट्रॉसबर्गर ने, और नाम किसने दिया? वॉल्डेयर ने। उसके बाद है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्रोमोसोम को हम स्ट्रेन कर सकते हैं, यानी कि उसको हम कलर कर सकते हैं। जब हम स्ट्रेन कर देते हैं ना तो उससे क्या है, हमको देखने में इजी रहता है कि हम जब सेल देख रहे हैं तो सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, हमारा ध्यान किसके ऊपर रहेगा, हमको किसको मेनली फोकस करना है। तो हमने इसमें स्ट्रेन दिया, हमने एसिटोकार्माइन उसमें केमिकल डाला, तो इसका कलर उसने एक्सेप्ट किया, किसने? क्रोमोसोम ने। अब हम आराम से ईजिली फटाफट वहाँ पहुँच सकते हैं कि अच्छा ये वाला हमारा है, कलर वाला जो है ये क्रोमोसोम है, ठीक है ना। फिर उसी पर हमारा पूरा कंसंट्रेशन रहेगा, उसको हम बारीकी से देखेंगे, क्योंकि जो चीज़ हम स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों वो क्या है, ये बहुत ही डिटेल, मतलब एक बहुत बारीक चीज़ है, उस वहाँ तक देखना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी हमको बहुत, मतलब पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देखने में इतनी गहराई की चीज़ें, मतलब एक सेल है हमारे, जैसे एक सेल लिया हमने, कहीं से भी एक सेल उठाया, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमको ये चीज़ दिखाई देगा, ठीक है ना, क्रोमोसोम, वो भी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पूरा देखना, ये काफ़ी गहराई की बात है। तो वहाँ पर क्या है, देखना पॉसिबल नहीं होता है ना, बहुत ईजिली हमको वो नहीं दिखता है, तो इसके लिए हम स्ट्रेन करते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रॉसबर्गर ने इसको देखा था, वॉल्डेयर ने नाम दिया था, और उसके बाद ये एक कलर्ड बॉडी होता है, ठीक है बच्चों। क्रोमोसोम के साइज़ की बात करते हैं तो क्रोमोसोम का साइज़ जो होता है ये 0.25 माइक्रोन से लेकर के 30 माइक्रोन तक की इसकी साइज़ होती है, ठीक है। 0.25 माइक्रोन से लेकर के 30 माइक्रोन तक इसकी साइज़ होती है। और ये भी मैंने जैसा कि आपको बताया कि साइज़ भी हम कब देख रहे हैं ना, हमको क्रोमोसोम जो दिखाई दे रहा है या जो उसका साइज़ दिखाई दे रहा है, ये सब कब दिखाई दे रहा है? ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, जब सेल डिवाइड हो रहा है तब इनको सामने आना पड़ता है, क्रोमोसोम को तब सामने आना पड़ता है अपने असली रूप में, और तभी ये हमको दिखाई देते हैं। तो मेटाफेज जो होता है, सेल डिवीज़न का एक स्टेज जो होता है, वहीं पर हम साइज़ को भी देखेंगे। तो क्रोमोसोम की साइज़ जनरली 0.25 माइक्रोन से लेकर के 30 माइक्रोन तक होती है, ठीक है। इसमें जो हमारा 0.25 माइक्रोन है ये सबसे छोटा साइज हुआ, और ये सबसे बड़ा साइज हुआ। तो जो ये सबसे छोटा साइज है, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम जो है, ये किस में पाया जाता है? तो बच्चों जितने भी बर्ड्स होते हैं और जो फंजाई होते हैं, ठीक है, उनमें 0.25 माइक्रोन के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि सबसे छोटे क्रोमोसोम वहाँ पर पाए जाते हैं। और लार्जेस्ट क्रोमोसोम इसमें क्या है? 30 माइक्रोन हमारा। तो लार्जेस्ट क्रोमोसोम की हम बात करेंगे तो ये कहाँ पाया जाएगा? हमारा ट्राइलियम प्लांट्स होता है, पौधा होता है, जिसमें कि लार्जेस्ट क्रोमोसोम 30 माइक्रोन का पाया जाता है। वैसे भी क्रोमोसोम की जो साइज़ होती है वो बड़ी कहाँ होती है? प्लांट्स में, ठीक है। अगर हम ह्यूमन यानी कि हम इंसान जो है, हमारे अंदर जो क्रोमोसोम पाया जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो हमारे अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है उसमें उसकी जो साइज़ होती है वो 5 माइक्रोन की होती है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का ये चीज़ें हम याद रखेंगे कि, या फिर अगर आप बहुत कुछ ये नहीं याद रख सकते हैं, ये प्लांट्स के नाम याद नहीं रख सकते हैं, तो ये तो याद रखना कि साइज़ कहाँ से लेकर कहाँ तक की होती है, ठीक है, साइज़ का रेंज क्या है। और अब हम आते हैं नंबर, ठीक है। हमने साइज़ पढ़ लिया, क्रोमोसोम का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, साइज़ पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? नंबर, कि इन क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, साइज़ क्या होती है और संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो संख्या की भी बात करेंगे तो जितने भी प्लांट्स, एनिमल, हर स्पीसीज़, अगर हम प्लांट्स में जाते हैं तो प्लांट्स में भी बहुत सारे होते हैं ना, जैसे कि आप देख लो, गुलाब का पौधा है, मटर का पौधा है, हमारा टमाटर का पौधा है, भिंडी है, गोभी है, सारे प्लांट्स जो होते हैं सब में क्रोमोसोम अलग अलग पाया जाता है, ठीक है ना। उनकी संख्या, उनका नंबर जो होता है वो अलग अलग होता है। एनिमल्स की बात करिए तो हम इंसान हो गए, ठीक है ना, उसके बाद बहुत सारे हैं, जैसे कैट है, डॉग है, काऊ है, बफेलो है, एलिफेंट है, सब में क्रोमोसोम का नंबर्स क्या होगा? अलग अलग होता है। तो हर एनिमल्स में यानी कि स्पीसीज़ में अलग अलग क्रोमोसोम पाया जाता है, लेकिन एक स्पीसीज़ में, जैसे इंसान की बात करें तो सभी इंसानों में क्रोमोसोम की संख्या एक जैसी होगी। अगर हम बात करें एलिफेंट, तो सारे जितने भी धरती पर एलिफेंट हैं, है ना, वो चाहे कहीं भी रहते हो, चाहे वो इंडिया के एलिफेंट हो, चाहे बाहर के एलिफेंट हो, सब में क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी? सेम होगी।
अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं कि आपने टमाटर चाहे आपने खाया हो इंडिया का या फिर आप टमाटर खाते हैं जाकर के अमेरिका में, ठीक है, दोनों ही टमाटर के पौधे में क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी, सेम होगी। यानी कि सेम होती है, एक स्पीसीज में, एक जाति में पूरा क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। लेकिन जैसे ही स्पीसीज चेंज होता है वहाँ पे नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम अगर याद करना चाहेंगे कि उसमें कितना क्रोमोसोम है, उसमें कितना क्रोमोसोम है, तो हम कितने क्रोमोसोम से याद करेंगे ना। इतनी सारी प्लांट्स हैं अर्थ पर, इतने सारे एनिमल्स हैं अर्थ पर, तो किसका किसका याद करेंगे। तो हम सबका नहीं देखते हैं, हम केवल देख लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। तो मिनिमम प्लांट्स, कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या सबसे कम है और कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम मिनिमम की बात करते हैं तो वो प्लांट्स कौन सा है हमारा, म्यूकर हेमिलिस, ठीक है ना। ये वो पौधा है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या सबसे कम होती है। क्रोमोसोम की संख्या इसमें कितनी है, 2n=2, ठीक है। यानी कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या है 2, 2 ही क्रोमोसोम मिलेंगे इसके हर सेल में। एक सेल की बात नहीं हो रही है बच्चों, है ना, हर सेल में। हमारी बॉडी जैसे है बहुत सारे सेल से बनी हुई है, ठीक है। तो हमारे हर एक सेल में, ह्यूमन की बात करें तो हम इंसान जितने भी धरती पर इंसान हैं सब में क्रोमोसोम की संख्या 2n होता है 46, ठीक है। तो हम सब में क्रोमोसोम की संख्या 46 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम पूरे सेल से बने हुए हैं, ठीक है ना, हमारी पूरी बॉडी सेल से बने हुए हैं। अगर हम सिर्फ अपने हाथों की बात करें तो यहीं पर न जाने कितने सेल्स हैं। हर एक सेल के अंदर आप जा कर के देखेंगे ना, एक सेल को आपने ओपन किया, उसके अंदर देखा तो आपको कितने क्रोमोसोम मिलेंगे, 46, ठीक है। दूसरे सेल में जाइए, उसको ओपन करें, उसमें भी कितने मिलेंगे, 46। यानी कि हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी होती है और हर एक सेल में हमको क्रोमोसोम की संख्या कितनी मिलेगी, 46 क्रोमोसोम की संख्या मिलेगी, ठीक है। तो उसी तरीके से जो म्यूकर हेमिलिस ये पौधा होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 2 होती है, मतलब इसके हर सेल में 2 ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 2n क्या चीज़ है। तो बच्चों ये 2n जो होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। 2n जो होता है ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड। डिप्लॉइड ये क्या होता है बच्चों, डिप्लॉइड होता है। अगर ये n है तो इसको हम बोलेंगे हैप्लॉइड, ठीक है, ये हैप्लॉइड होगा। डिप्लॉइड का मतलब होता है कि क्रोमोसोम हमेशा 2n के फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि 2 × 1। देखिए हमारे जो बॉडी होती है ना उसमें 2 तरीके के सेल्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं सोमैटिक सेल, एक होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स। जो हमारे गैमेट्स होते हैं ना, रिप्रोडक्टिव जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, उनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, जो अब वापस जाकर के आगे जो है वो मिल करके वापस 2n हो जाती है। इतना सब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। आप ये याद रखें कि ये फॉर्मूला होता है 2n। 2n का मतलब यही हुआ हमारे, सीधी बात, कि हमारे हर एक सेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है। तो इसमें हर एक सेल में क्रोमोसोम की संख्या है 2, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे 2n को, अगर आपसे पूछा जाए 2n को क्या बोलेंगे तो इसको बोलिएगा डिप्लॉइड, ठीक है ना, डिप्लॉइड क्रोमोसोम। उसके बाद एनिमल की बात करें कि सबसे कम क्रोमोसोम किस में पाया जाता है, कौन सा ऐसा एनिमल है, तो वो होता है एस्कैरिस। एस्कैरिस जो होता है, जैसे पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं ना, तो पेट हम लोग ह्यूमन में छोटे बच्चे होते हैं जो मिट्टी खाते हैं, तो उसमें ही एस्कैरिस का इन्फेक्शन हो जाता है, तो बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर एस्कैरिस ग्रो कर जाते हैं। फिर इनको दवाइयों से ठीक किया जाता है, बहुत ज़्यादा ये ग्रो कर जाते हैं तो ऑपरेशन करके भी ठीक किया जाता है। तो वो जो एस्कैरिस होता है उसके हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या 2n=2, यानी कि हर एक सेल में क्रोमोसोम की संख्या होती है 2, ठीक है। तो एक तो हमारा सबसे कम रखने वाला प्लांट्स है, ये है ना हेमिलिस प्लांट्स है, जिसमें कि 2 ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं हर सेल में। और एक एनिमल है एस्कैरिस, जिसमें कि 2 ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं हर सेल में। ये तो मिनिमम हो गया, सबसे कम। अब मैक्सिमम की बात करें तो प्लांट्स होता है हमारा, देखिए ये हमारा ओफियोग्लॉसम रेटिकुलम, ये पौधा है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या है 1260, ठीक है ना, 1260, ठीक है, 1260। यानी कि हर एक सेल में जो क्रोमोसोम होंगे वो कितने होंगे, 1260 होंगे। और उसी तरीके से अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो प्रोटोजोवन होता है, ये हमारा प्रोटोजोवन है ओलोकांथा, वो ये जो होता है ओलोकैंथा, इसमें क्रोमोसोम की संख्या होती है 1600, यानी कि हर एक सेल में हमको 1600 क्रोमोसोम मिलेंगे। तो मैक्सिमम क्रोमोसोम की संख्या 1600 और मिनिमम क्रोमोसोम की संख्या, देखिए एनिमल में मैक्सिमम 1600, मिनिमम 2, प्लांट्स में मैक्सिमम 1260 और मिनिमम 2।
ठीक है ना। तो ये मिनिमम क्रोमोसोम एक सेल में कितने पाए जा सकते हैं, मैक्सिमम क्रोमोसोम कितने पाए जा सकते हैं, वो है। ह्यूमन की बात करें तो हमारे अंदर कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे तो देखिए 2n, n के जहाँ पे 23, ठीक है। अब 23 जो नंबर होता है ना बच्चों, ये हैप्लॉइड कहलाएगा। n मतलब आधा, ठीक है ना, ये हैप्लॉइड है। तो 23 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 46। यानी कि इंसानों के हर एक सेल में, हमारे हाथ पैर फेस है ना, यहाँ पे जितने भी सेल होंगे उन सारे सेल में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने यहाँ तक देख लिया। हमने क्या क्या देखा, क्रोमोसोम का इंट्रोडक्शन देखा, साइज देखा, नंबर देखा। बात करते हैं शेप की। अगर हम शेप की बात करते हैं तो हर एक क्रोमोसोम जो होते हैं, शेप का मतलब क्या, जैसे ये हमारे क्रोमेटिन थ्रेड है ना, अभी इनका शेप तो ऐसा है, पूरे जाल है, पूरा मैगी की तरह बन गया है, वहाँ पे तुमको दिखाई ही नहीं देगा। और जब इनमें से हम एक एक को निकालते हैं तो निकलते हुए यहाँ पे तो आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे कि हमारे ये क्रोमोसोम कितने हैं, 46 हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इनमें से एक को सेपरेट करेंगे, अलग अलग जब जमाते हैं, ठीक है, तो हमको दिखाई देता है कि क्रोमोसोम कितने हैं, इसमें 46 क्रोमोसोम है। ओके, अब ये जो हमारे जो 46 क्रोमोसोम इसमें ये हैं, ये 46 क्रोमोसोम जब सेल डिवीज़न होता है तो अलग अलग रूप में आ जाते हैं ना। कभी ऐसा शेप इन्होंने बना लिया, कभी ऐसा शेप बना लिया। मतलब समझ लीजिए कि अगर कोई डांस कर रहा है और आप उसकी पिक लेते हैं, ठीक है, बार बार आपने उसको क्लिक किया तो उसका फेस तो बदलता रहता है ना, कभी यूँ आ जाएगा, कभी यूँ आ जाएगा, अलग अलग तरीके से उसका जो है उसका पोस्चर आपको अलग अलग मिलेगा। किसी ने बोला कि मैंने पिक्चर में देखा था डांस करते हुए यूँ था, ठीक है ना, ये शेप बन रहा है। किसी ने कहा कि मैंने डांस करते हुए देखा यूँ शेप था, ये बना हुआ है। तो अलग अलग ये शेप हमको देखने को मिलता है। उसी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर इसी शेप का है, ठीक है। लेकिन क्रोमोसोम जब डिवाइड होता है तो वो अलग अलग शेप लेता है। उसमें से एक दो शेप देखा गया है तो बताया गया है कि क्रोमोसोम वी शेप में, जे शेप में और एल शेप में, इस तरीके का उसने शेप लिया था जब सेल डिवीज़न हो रहा था उस टाइम। ठीक है बच्चों, तो ये होता है शेप। और आप देखेंगे भी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखेंगे जब मैं बताऊंगी आपको कि वो क्रोमोसोम किस तरीके से, वो कहाँ एल शेप दिख रहा है, कहाँ वी शेप दिख रहा है। ठीक है, तो हमने डिस्कवरी देख लिया, साइज देख लिया, नंबर देख लिया और हमारा शेप, ठीक है ना। ये हमारे 4 पॉइंट तक बच्चों ये डन हो गए। अब हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये सारा मैं रब करके यहाँ पर स्ट्रक्चर बना करके आपको बच्चों, अब हमारा पॉइंट है पॉइंट 5, स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर, जो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ये हमको कब देखने को मिलता है। नॉर्मली क्रोमोसोम जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर, ये सेल हो गया हमारा, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमेटिन थ्रेड यानी कि पूरा जाल के रूप में ये बिछा होता है, ठीक है ना, पूरे आपस में ये उलझे होते हैं। लेकिन जब सेल डिवीज़न होता है तो उसमें जो मेटाफेज स्टेज होता है उसमें ये क्रोमोसोम, सारे क्रोमोसोम अलग अलग होकर के और कंडेंस होकर के ठीक हो जाते हैं। उस टाइम हमको ये इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो इनका नाम भी बदल गया, ये हो गया अभी ये क्रोमेटिन, इनको हम क्रोमेटिन थ्रेड कह रहे हैं, उसी को अब हम कह रहे हैं क्रोमोसोम। बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारा क्रोमेटिन थ्रेड है, ठीक है, ये क्रोमेटिन थ्रेड है, इसी ने अपने आप को ये थिक हो गया, सेपरेट हो गया, थिक हो गया और हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। तो इसी को हमने नाम दे दिया क्रोमोसोम, ठीक है ना, क्रोमोसोम। फिर इसी क्रोमोसोम, अब ये क्रोमोसोम बना किससे होता है, तो यही क्रोमोसोम एक्चुअल में क्या है, डीएनए है। डीएनए के साथ जब एक प्रोटीन जुड़ जाता है, हिस्टोन प्रोटीन कहलाता है। इस डीएनए के साथ जब हिस्टोन प्रोटीन जुड़ गया तो ये बन गया क्रोमोसोम, ठीक है ना। और डीएनए क्या है, ठीक है, तो डीएनए आपने नाम सुना होगा जीन, ठीक है ना, बार बार आता है जीन। तो ये सारी चीजें अलग नहीं है बच्चों, इसी डीएनए एक लंबा सा धागा है, उसी का छोटा सा जो उसमें छोटे से टुकड़े होते हैं उसी में, ठीक है ना, एक लंबा सा धागा, ये है डीएनए। अब इसमें क्या है, ये छोटा सा जो टुकड़ा है ये काम का है, ठीक है ना, इसमें कोई एक कैरेक्टर छुपा हुआ है, जैसे कि उसकी आंखें ब्राउन कलर की हैं, तो ये ब्राउन कलर, ये कैरेक्टर इसी डीएनए, लंबे से डीएनए में यहाँ पर छोटा सा ये जिन है जो कि ये इस कैरेक्टर को रखता है कि मैं आंखों का कलर दूंगा, ठीक है, मैं चेहरे का फेस को ऐसे बनाऊंगा, ये चीज इस जिन में छुपा हुआ है, बाल कर्ली होंगे वो इस जिन में छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो इसी डीएनए के छोटे छोटे से भाग जो होते हैं जिसमें कि कुछ कैरेक्टर छुपा होता है उसी को हम कहते हैं जिन। तो बच्चों आप लोग एकदम अपने माइंड में क्लियर रखिए कि चाहे हम क्रोमेटिन थ्रेड की बात करें, यानी कि क्रोमोसोम की बात करें, यानी कि डीएनए की बात करें या फिर जिन की बात करें, सारी चीज़ें एक ही हैं, है ना। वही जिन है, वही डीएनए है, वही क्रोमोसोम है, वही क्रोमेटिन थ्रेड है, यानी कि हम अंदर जा रहे हैं, ठीक है ना।
हम मतलब एक इंसान के एक घर के अंदर गए हैं तो उसी के मकान में हमको और चीज़ें और अंदर गए और हमको बड़ा दिखाई दे रहा है, और अंदर गए और बड़ा दिखाई दे रहा है, मतलब हम उसी को जूम कर करके देखते जा रहे हैं। हमने पहले देखा क्रोमेटिन थ्रेड दिखाई दिया, उसको जूम किया, हमको उसी में क्रोमोसोम दिखाई दिया, और हम अंदर क्रोमोसोम के गए तो हमको उसी में दिखाई दिया कि ये क्रोमोसोम है क्या, तो इसमें हमको बहुत सारे डीएनए दिखाई दिए। उसी डीएनए में और हम अंदर जाते हो तो उसी में हमको जीन दिखाई देता है, और डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसी में हमको न्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए जो कैसे बना होता है, ठीक है ना, वो बहुत अंदर की बातें हो गई। तो ये सारी चीजें एक ही हैं, है ना, वास्तव में देखा जाए तो ये सब को आप क्या कह सकते हैं, डीएनए, कि सारा एक्चुअल में क्या है, सब डीएनए ही है। डीएनए ही इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा तो उसका नाम बदल जाएगा। तो इसमें से ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है, ये सेल डिवीजन के टाइम क्या होता है, मेटाफेज स्टेज में ये बड़े होकर के ऐसे, मतलब ऐसे बड़े नहीं, ऐसे थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और हमको यहाँ पर ये कंडेंस हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं, तब इनका शेप हमको देखने में इस तरीके का दिखता है। वैसे मैंने आपको बताया कि शेप जो होता है वो वेरिएबल होता है, वी जे एल इस तरीके के शेप में ये होते हैं, लेकिन जो इनका अपना एक्चुअल शेप है वो इस तरीके के हमको ये दिखाई देंगे, ठीक है। ऐसा शेप ये कब लेते हैं, जब इनमें, अब ये क्रोमोसोम है ना, ये जब सेल डिवीजन में अलग अलग स्टेज में अलग अलग चीज़ें इसमें होती रहती हैं, कभी ये यूं हो जाता है, कभी यहाँ से टूट जाता है, आधा उधर ऊपर चला जाता है, आधा नीचे चला जाता है, मतलब बहुत सारे से स्टेजेस आते हैं, वहाँ पर हमको अलग अलग शेप दिखाई देगा, ठीक है। अभी हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और बच्चों देखिए इस स्ट्रक्चर में जो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाया है, इसमें यहीं पर इसका सारा एक्सप्लेनेशन भी है, मतलब स्ट्रक्चर और उसका एक्सप्लेनेशन सब कुछ आपको यहीं दिखाई देगा, है ना। आप चाहे तो यहीं से आपका टोटल नोट्स भी इस स्ट्रक्चर में आपको क्या बताना है वो सारी बातें भी यहीं पर लिखी हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊपर, नंबर 1 भी मैंने डाल दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर नंबर 1 की बात करेंगे। ये जो क्रोमोसोम का ये जो ऊपर वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं टीलोमियर, ठीक है। टीलोमियर क्या होता है, टीलोमियर क्रोमोसोम का ये टिप होता है, ठीक है। और इस टीलोमियर का काम ये होता है कि जब ये क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में, जब जाल के रूप में आपस में उलझा हुआ है, उस समय एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ ये उलझे हुए हैं, मिक्सअप नहीं है, मतलब आराम से जरूरत पड़ता है तो अलग अलग हो सकते हैं। तो ये काम किसका होता है, अटैचमेंट नहीं होने देता है, कौन, टीलोमियर। तो ये टिप होता है जो कि अटैचमेंट, अलग अलग क्रोमोसोम को आपस में अटैच, मतलब सारे इन क्रोमोसोम को आपस में अटैच नहीं होने देता, इनको सेपरेट रखता है। और नेक्स्ट है एजिंग, यानी कि टीलोमियर का काम होता है एज, एक तरीके से कहा जा सकता है इसका कुछ रोल होता है एजिंग में, यानी कि एजिंग का मतलब होता है कि जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है, ठीक है, ओल्ड एज जैसे होता रहता है, उसमें क्या है, टीलोमियर, क्रोमोसोम के टीलोमियर जो होते हैं वो बड़े होते जाते हैं। यदि क्रोमोसोम के टीलोमियर्स छोटे जिस जैसे रहते हैं वैसे ही रहें तो हम कह सकते हैं कि हमेशा ही यंग स्टेज रहेगा, ठीक है ना, ओल्ड स्टेज नहीं आएगा। यानी कि एज को भी अगर ये स्मॉल रहते हैं टीलोमियर्स तो यंग स्टेज रहता है, ठीक है ना, यानी कि ये एजिंग को भी डिसाइड करता है टीलोमियर। तो क्रोमोसोम जो है ये टिप पर रहता है, अटैचमेंट नहीं होने देता है और एजिंग डिसाइड करता है। एक बात सबसे पहले, इस क्रोमोसोम के स्टडी करने से पहले आप एक बात ये जान लीजिए कि ये जो क्रोमोसोम है ये हमारी बॉडी का कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जिसके बारे में हम लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि एक्चुअल में यही आप हो, है ना। जितने भी प्लांट्स हैं सब अलग अलग हैं, जितने एनिमल्स होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं ना। हर एनिमल्स का अपना मतलब सबका अपना नेचर होता है, अपना उसका एक आइडेंटिफिकेशन होता है, उसका एक चेहरा होता है। ये सारी चीज़ें, एक इंसान दूसरे इंसान से एकदम अलग है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि दो इंसान बिल्कुल देखने में एक जैसे हैं, फिर भी एकदम ट्विंस होते हुए भी उनमें बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। या दो इंसान का कभी भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता है। ये सब कुछ, एक इंसान कैसा है वो सब कुछ डिसाइड करता है ये क्रोमोसोम, ठीक है ना। ये क्रोमोसोम ही वो है जो आपको आप बनाता है, आप क्या हो, आपका कैसा नेचर है, आपका रंग रूप कैसा है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें ये क्रोमोसोम ही हमको बताता है, ठीक है। यानी कि यही हमारी आइडेंटिटी है। हमको स्टार्टिंग में जब जनरेशन स्टार्ट होता है, मतलब लाइफ स्टार्ट होता है, कह सकते हैं जब बच्चा बनना शुरू होता है मदर के यूट्रस में, तो एक सेल का होता है। वहीं पर उसका जो ये क्रोमोसोम होता है, वहीं पर वो कौन कौन से कैरेक्टर लेकर के क्रोमोसोम बच्चे के अंदर जा रहा है, और जो कैरेक्टर ये क्रोमोसोम बच्चे के अंदर लेके जाते हैं, अब बच्चा उन्हीं कैरेक्टर के साथ बड़ा होगा। यानी कि सारे कैरेक्टर, उसके नाक कैसे होंगे, उसके बाल कैसे होंगे, उसकी आंखें कैसी
होंगी, वो सारी चीज़ इस क्रोमोसोम के अंदर छुपा होता है। इतना इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, उसी का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया टीलोमियर है ना, कि टीलोमियर जो होता है वो टिप होता है, दो क्रोमोसोम को अटैच नहीं होने देता है और एजिंग डिसाइड करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप आ जाते हैं, इस जो क्रोमोसोम होता है, इस क्रोमोसोम के ऊपर एक यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होता है। ठीक है ना, ये एक मेम्ब्रेन होता है जो जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। ये पेलिकल मेम्ब्रेन जो होता है ये नॉन जेनेटिकल होता है। नॉन जेनेटिकल का मतलब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाता है। ठीक है, तो ये नॉन जेनेटिकल होता है। और पेलिकल को आप कब देख सकते हैं, यानी कि ये जो आपको मेम्ब्रेन है इसके ऊपर जो कवरिंग दिखाई दे रही है क्रोमोसोम के ऊपर, ये आप कब देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं मेटाफेज में। एक ऐसा बस एक मेम्ब्रेन जैसा एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, इसको हम बोलेंगे पेलिकल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर लिक्विड। ठीक है ना, जब ये इसने इसको कवर कर लिया इस शेप के अंदर, तो यहाँ पर हमको एक ग्राउंड सब्सटेंस, एक लिक्विड दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो थर्ड नंबर पे हम मैट्रिक्स की बात करेंगे कि इसके अंदर पाए जाने वाले लिक्विड को मैट्रिक्स कहते हैं, जो कि एक जेल की तरह से सब्सटेंस होता है और एक ग्राउंड सब्सटेंस ये है। और अगर इसको निकाल करके इसकी कंपोजिशन की बात करें कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें आपको वाटर, पानी दिखाई देगा, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं। और ये भी चीज़ें हम क्लियर कब देखते हैं, मेटाफेज स्टेज में। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा फोर्थ है क्रोमोनीमेटा। अब आप देख रहे हैं इस क्रोमोसोम के अंदर कि आपको इसमें दो है ना, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है कि दो जैसे रस्सियां हैं आपस में ऐठी हुई हैं। ठीक है ना, ऐसे ऐसे ऐठी हुई हैं आपस में दो रस्सियां। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं क्रोमोनीमेटा। ये एक्चुअल में क्या है, ये डीएनए का पूरा स्ट्रैंड होता है। तो डीएनए जो होता है, जैसे आपने देखा होगा वायर है ना, वायर के ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है। वो जो कवरिंग होती है जो प्लास्टिक की, वो दो कलर में होता है ना, ग्रीन या रेड कलर में अगर है तो वो क्या होती है, दोनों कवरिंग आपस में ऐसे ऐसे लिपटे होते हैं ना, पूरा ऐठा होता है आपस में। बिल्कुल उसी तरीके से इसमें ये भी दो, ये दो स्ट्रैंड होता है और दोनों ही क्या है आपस में ये ऐसा ऐठा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पर ये थ्रेड लाइक जो हमको क्वाइल आपस में ये पूरा उलझा हुआ है, ऐसे ऐसे क्वाइलिंग हुई है, ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं क्रोमोनीमेटा। तो ये थ्रेड लाइक क्वाइलिंग होती है। ये है क्या वास्तव में, ये डीएनए है। ठीक है ना, डीएनए है जो कि हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है। तो ये पूरा यहाँ पर डीएनए का ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है कि ये कहीं कहीं पर जब ऐंठने में कहीं कहीं पर ये लूज होता है। ठीक है ना, मतलब बहुत टाइटली आपस में उलझा हुआ नहीं है। ठीक है, दो स्ट्रैंड है ना, बस आपस में क्या है, ये ऐठा हुआ है, तो कहीं कहीं पर लूज इसमें ऐठा होता है, तो उसको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। और इसमें जो भी वो पोर्शन होगा जहाँ पर कि लूज ये थोड़ा है, उसको हम बोलेंगे पैरानेमिक। कहीं कहीं पर ये क्या होता है, काफ़ी ये टाइट होता है। दोनों ये जो है आपस में बहुत ही टाइटली आपस में इस तरीके से ये उलझे होते हैं ना, काफ़ी टाइट इनमें लगा होगा, तो वहाँ पर सेपरेट करना दोनों इनको, इसको और इसको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। और ऐसा पोर्शन कहलाएगा ये प्लैक्टोनेमिक। तो एक ही इसमें ही हमको प्लैक्टोनेमिक कहीं पर मिल जाएगा और कहीं पर हमको पैरानेमिक मिल जाएगा। कहीं पर टाइट रहेगी और कहीं पर इसमें लूज इसमें रहता है ना, इस तरीके से लूज बना होता है, कहीं पर ये टाइट होता है। तो इस दोनों स्ट्रैंड को, जिसमें डीएनए का जो स्ट्रैंड ये दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं क्रोमोनीमेटा। ये हमने 1 2 3 4 हो गया हमारा 5। पांचवें नंबर पे हम क्या देखते हैं कि इस क्रोमोसोम में हमको कुछ दाने दाने स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मोती लगा हुआ हो। ठीक है, इस पूरे में देखिए ये मोतियों की तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये जो मोती की तरह से हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे क्रोमोमियर। क्रोमोमियर, और ये क्या होता है एक्चुअल में, इस क्रोमोमियर में ही जीन होता है। ठीक है ना, जीन का मतलब क्या, डीएनए एक लंबा सा जैसे डीएनए है, तो वो सारा का सारा डीएनए ये काम का नहीं है ना, कुछ इसमें पोर्शन होते हैं जिसमें कुछ खास कैरेक्टर होते हैं, उसको हम बोलते हैं जीन। तो जहाँ पर जीन पाए जाते हैं, मतलब डीएनए का वो पोर्शन जहाँ पर जीन है, ठीक है ना, जीन का मतलब जहाँ कुछ एक खास कैरेक्टर रखा हुआ है सेव करके, है ना, कुछ कोडिंग के अंदर कुछ अच्छा कुछ सेव करके यहाँ पर एक कैरेक्टर रखा हुआ है, तो ऐसे पोर्शन को ही हम क्या बोलेंगे, ये जो जीन को जो कंटेन करता है। और यहाँ पर हमको एक मोती की तरह से, डॉट की तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे क्रोमोमियर। तो ये क्रोमोमियर हो गया जो कि जीन कंटेनिंग होता है। तो हमारा 1 2 3 4 और 5 है ना, ये 5 बातें हम बता देंगे। ऐसे ही हम हेडिंग डालते जाएंगे और इनके बारे में लिखते जाएंगे। तो इस डायग्राम में ही मैंने ये सारा एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है। नेक्स्ट हमारा 6 पॉइंट हमारा है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर को हम काइनेटोकोर भी कहते हैं, या इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं।
मतलब क्रोमोसोम में एक जगह पर हम देखते हैं यहाँ पर कि क्रोमोसोम यहाँ से ये पूरा ऐसे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बीच में धंसा हुआ है, दबा सा हुआ है ना। तो एक दबा हुआ एक कंस्ट्रक्शन जैसे हमको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। इसको आप सेंट्रोमियर कहिए, या इसी को आप काइनेटोकोर कहिए, या इसी को आप प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहिए। ठीक है, ये जो होता है इसमें आपको एक्चुअल में क्या दिखाई देगा, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है कि प्रोटीन के 2 डिस्क होते हैं, जैसे सीडी के डिस्क होते हैं ना, उसी तरीके से इसमें प्रोटीन के एक्चुअल में ये 2 डिस्क हैं। ठीक है, और इनका काम कहाँ लगेगा, इनका काम तब होता है जब हमारा सेल डिवीजन होता है और क्रोमोसोम भी जब डिवाइड होते हैं। जब क्रोमोसोम जो है जैसे ये डिवाइड होते हैं तो ये इस तरीके से आधे आधे हो जाते हैं, तो ये इधर उधर जाए नहीं बल्कि आपस में ये जुड़े रहे, पकड़े रहे, है ना। तो ये इस तरीके के कुछ इस तरीके रे से कुछ स्पाइंडल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इन क्रोमोसोम को इधर उधर जाने नहीं देता है सेल में, वहीं पर इनको पकड़े रहता है। इसको हम स्पाइंडल फाइबर कहते हैं। ठीक है, तो स्पाइंडल फाइबर को ये ज्वाइंट करते हैं, मतलब स्पाइंडल फाइबर इन्हीं से होकर के, इनसे ही स्पाइंडल फाइबर जुड़े होते हैं। बच्चों ये स्पाइंडल फाइबर और ये क्रोमोसोम, ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हो, ये सब हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन स्ट्रक्चर में। ठीक है ना, सेल डिवीजन चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वहाँ पर। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है कि ये स्पाइंडल फाइबर को जोड़ने का काम करते हैं। और ये जो हमारा सेंट्रोमियर है बच्चों, ये हर सेल में, हर क्रोमोसोम में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, पहला हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, यानी कि पहला यहाँ पर सेंट्रोमियर हर क्रोमोसोम में पाया जाएगा। अब अगर इस क्रोमोसोम को मैं इस तरीके से बना करके आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे भी क्रोमोसोम होते हैं जिसमें कि यहाँ पर ये दबा हुआ है, उसमें यहाँ पर भी इस तरीके से दबा हुआ स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है ना, तो इसको अगर एक और हमको इस तरीके से कंस्ट्रक्शन मिले तो इसको हम नाम देंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, और ये लास्ट में जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद वाला ये जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम।